हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग CUET 2022 का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने सेक्शन ए यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ से रिलेटेड बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, उनको हम लोगों ने किया। आज हम लोग सेक्शन बी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बेटा जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि वो आ सकते हैं, वो सारा डिस्कशन आज हम लोग करेंगे सेक्शन बी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रॉन विल। बेटा देखो होता क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि उसका मोशन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, सबसे चीज़ ये हो गई एक्सलरेट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फोर्थ वाला आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसका मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अगर Q यानी कि चार्ज 2 कूलम है और फोर्स उसके ऊपर 100 न्यूटन की है, तो वैल्यू ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। देखो बेटा जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो फोर्स हो गई 100 न्यूटन की, चार्ज हो गया 2 कूलम का, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम। आंसर नंबर 2 आ जाएगा, है ना, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। अब बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन आने ज़रूरी हैं। कई बार आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो बेटा इतने इजी क्वेश्चन अगर आप गलत कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, है ना। देखो बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में क्या होता है, जब कभी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होगा तो उसके सेंटर पे और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उस कंडीशन में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है, तो वहाँ पे सेंटर पे और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। इसका 3rd ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, पहला वाला 2 है, दूसरा वाला 4 है, आर चार्ज इक्वली, देन द रेशियो ऑफ द चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी। बेटा देखो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए कि सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज अपॉन अ सरफेस एरिया ए, है ना। तो अगर स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² हो गया। ठीक, अब डिपेंड करता है कि कितना चार्ज होगा और कितना उसके ऊपर उसका रेडियस होगा। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 अगर हम निकालें, देखो बेटा आर इक्वली चार्ज, क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज इक्वली यानी कि Q की वैल्यू सेम रहेगी, तो इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो गया। तो ये हो जाएगा r² अपॉन r1², है ना, यानी कि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा। तो अब देखिए r2 की वैल्यू को हमने 4 रख दिया, 4 का स्क्वायर, और r1 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4:1, यानी कि सेकंड वाला आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, और इसमें चूंकि रेशियो निकालना है तो बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए समझते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको बीच में हम इधर कर दें, है ना। टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 1 माइक्रोकूलम, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू सरफेस ऑफ द स्फीयर पे होती है, तो वो हमारे पास बराबर किसके हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू निकालनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, तो बेटा 10⁻⁻6 हो जाएगा, और नीचे उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तो बस कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9 × 10⁵। आप यहाँ पे बस सिर्फ पावर का देख लीजिए, है ना, और उसी हिसाब से नीचे 10⁻³ हो जाएगा, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, तो -6 क्या आ जाएगा, तो यानी कि यही आसपास आंसर आएगा 10⁵। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ना, तो इसको चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 9 × 10⁹ 9 × 10⁻⁻6, और ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर -4, ठीक है, यही आ जाएगा। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ 9 × 10⁻⁻6, ये बचेगा 10⁻⁻2, है ना। 100 × 10⁻⁻4, 10⁻⁻2 बचा, जो कि ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा। अब ये देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये तो मेरे ख्याल से उतना ही आ जाएगा, 9 - 4 वही आ गया, 9 × 10⁵, है ना, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। 2 पैरेलली चार्ज प्लेट हैविंग चार्ज डेंसिटी +σ एंड -σ, ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ प्रोटॉन लोकेटेड आउटसाइड द प्लेट। देखो बेटा, हम एक छोटा सा प्लेट बना ही देते हैं आपके सामने, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे एक प्लेट बनाई, ये प्लेट बनाई, है ना। अब एक पे कह रहा है +σ हो गया, और दूसरे पे -σ हो गया, यानी कि इस पे प्लस पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस पे माइनस नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बेटा हमेशा प्लेट्स के बीच में ही होगी, है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम बना भी देते हैं। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि प्रोटॉन इज लोकेटेड आउटसाइड द प्लेट एट सम डिस्टेंस। तो आउटसाइड द प्लेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, तो वहां पे उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई बेटा, कैसे इसको करना है, ये कंसेप्ट का ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चार्ज +2q and -q are placed as shown in the figure. The point at which electric field intensity will be 0. देखो बेटा, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है ना। तो जब कभी भी चार्ज अलग अलग नेचर का है तो बेटा जिस चार्ज की छोटी वैल्यू है ना, तो देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, q और +2q में छोटा कौन है, q है ना, तो इसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, लेकिन बीच में नहीं होगी बल्कि ए के लेफ्ट साइड में होगी। तो हम लिख सकते हैं कि समवेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ -q, ये करेक्ट आंसर होगा, है ना बेटा। ए के यानी कि -q चार्ज के लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द गिवन फिगर गिव्स द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्यू टू 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। देखो बेटा, लाइंस ऑफ फोर्सेज हमेशा चार्ज की तरफ आ रही है, दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में। इसका मतलब वो कहाँ पे होता है बेटा, जब दोनों चार्जेस कैसे हों, नेगेटिव हों। तो नेगेटिव चार्ज में लाइंस ऑफ फोर्सेज चार्ज की तरफ आती हैं
और पॉजिटिव चार्ज से अवे यानी कि बाहर की तरफ जाती है। क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन चार्जेस की तरफ है तो बोथ चार्जेस आर नेगेटिव, तो बोथ आर नेगेटिव वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से करके ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको ज़रूर करिए, भले ही चाहे आप कुछ मत करिए लेकिन ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मैं इसीलिए सब टॉपिक वाइज आपको सेलेक्ट कर करके क्वेश्चंस देता जा रहा हूँ। आप बस सिर्फ क्या करिए, मेरे साथ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए, पूरा का पूरा नंबर आपको मैं इंश्योर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? A positively charged pendulum is oscillating in a uniform electric field as shown in the figure. Its time period of SHM as compared to when it was uncharged. देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ। तो इसके स्फीयर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी? ऊपर की तरफ लगेगी। तो इसका मतलब इफेक्टिव जी, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव जी है ना, ये बराबर हो जाएगा किसके? देखो बेटा, इसमें देखो mg तो नीचे लगा है ना, और QE ऊपर लगेगा। ठीक, तो mg बड़ा है QE से, तो यानी कि नेट फोर्स तो डाउनवर्ड ही लगेगी, mg माइनस QE अपॉन मास हो जाएगा m। तो ये हमारे पास क्या हो गई? इफेक्टिव g हो गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि g इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा? g माइनस QE अपॉन m। तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव होगा। तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं कि G इफेक्टिव क्या हो गया बेटा? कम हो गया ना, ये डिक्रीज कर गया। तो अगर ये डिक्रीज कर जाएगा तो बेटा टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज, ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी से मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अ प्लस Q1 चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एंड माइनस Q1 चार्ज इज प्लेस्ड नियर द प्लस Q1 चार्ज इनसाइड। यानी कि अंदर गॉसियन सरफेस के प्लस Q और माइनस Q दोनों हैं। ठीक, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन और कह रहा है कि a चार्ज प्लस Q2 इज लोकेटेड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस। सारे चार्जेस का जो भी होगा रिजल्टेंट है ना, उसकी वजह से ये देखो हिल गया, उसकी वजह से ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस विल बी ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा, है ना। बाकी तो मेरे ख्याल से तो मैच नहीं कर रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आइए इसको समझते हैं, थोड़ा सा हम और इसको सेंटर में ला दें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो बेटा, कई बार इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट मांग रहा है, यानी कि 4 स्टेटमेंट में से एक गलत है, 3 सही है, ऐसा देखना है आपको, है ना। तो गलत कौन सा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि फैराडे ने पहले ही कह दिया कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये बेटा फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होके बल्कि इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन एट द इंटेंसिटी ऑफ 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर। बेटा बहुत ईजी है, बस इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और आपको मैक्सिमम चार्ज यानी कि Q निकालना है। तो यहाँ से बेटा Q बराबर हो जाएगा E × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक, तो Q की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे। E कितना गिवन है बेटा? 3 × 10⁻⁶ गिवन है। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू
9 इंटू 10 की पावर ऑफ 9 होगी, है ना। तो यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर ऑफ 9 हो गई, इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए स्फीयर का डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 2.5, है ना। तो 2.5 का स्क्वायर। अब ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -3। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ध्यान दीजिए 3 गलत होंगे और 1 सही होगा, तभी कह रहा है ना चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये चीज़ का ध्यान रखिए, कई बार यहाँ पे आप गलतियाँ कर जाते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अब की बार, वेयर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे घनी घनी लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, करीब करीब होती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो ये वाला जो आंसर है, आंसर नंबर 2, अरे बड़ा लंबा है भाई, इसको करेक्ट मानेंगे और यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई एन ई बी आर ई ए ई बी रिस्पेक्टिवली एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ए एंड बी इज आर। अब बताइए कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पे करीब करीब है, घनी घनी है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिस्टेंट हो गई ना, दूर दूर हो गई, तो ई ए की वैल्यू ई बी से बड़ी होगी, यानी कि करेक्ट आंसर ये हो गया ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। ठीक, करेक्ट आंसर ये माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, 4 ऑप्शंस गिवन है ना। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, 3 पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल वैल्यू। देखो बेटा ध्यान रखो, 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और उनकी इक्वल वैल्यूज हैं, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं। तो अगर हम एक ट्राइंगल ले भी लें और ये अगर हम यहाँ पे बना दें तो ये देखिए, अरे इसको ऐसे ही बना दो, ये देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, ये देखिए ये हो गया। और देखिए लाइंस ऑफ फोर्सेस देखिए, इसकी जो है वो ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा ये आउटसाइड हो जाएगी, ऐसे बाहर की तरफ आएगी, है ना। ये आपकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक, और इसी वजह से ये ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेस डिपिक्ट होगी। तो अगर 3 चार्जेस हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल पे, सेम नेचर का चार्ज रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ आएंगी और वो देखिए यहाँ पे एक दूसरे के कट करने की बजाय वो बेंड कर रही हैं और पैरेलल चली जा रही हैं, बेंड लाइक अ इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इसका सेकंड वाला आंसर होगा। ठीक, अरे ये मेरा लाल डब्बा, ये आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक, तो बेटा ये हमने बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपकी प्रैक्टिस कराई है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। आप भले ही चाहे कुछ ना करें लेकिन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके CUET के एग्ज़ामिनेशन में आएंगे। और ये मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आएँ और इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन C में देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।